रिव्यू करते हुए आगे जाएंगे तो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 13 एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो एस एंड पी ब्लॉक, एस ब्लॉक के बारे में हमने पढ़ा है कि ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक कहा जाता है और ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A वालों को पी ब्लॉक कहा जाता है। ये अगर आप देख लें तो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ ग्रुप 3A है और ये एंड तक ग्रुप 8A, यानी बोरॉन वाले ग्रुप से लेकर हीलियम वाले ग्रुप तक ये पी ब्लॉक है। ओके, इसके बारे में पहली स्टडी है और उसमें भी अगर आप ये देखें तो पहली रो पीरियड 1 हाइड्रोजन और हीलियम की है, दूसरी रो लिथियम से नियॉन की है, इसको सेकंड पीरियड कहा जाएगा। थर्ड पीरियड सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, ये पीरियड नंबर 3 है और इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। ये जो थर्ड पीरियड है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, जिनका ताल्लुक एस ब्लॉक से है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइन और आर्गॉन, इन 6 एलिमेंट्स का ताल्लुक पी ब्लॉक से है। ठीक है, ये पी ब्लॉक से, तो इनके बारे में, और ये थर्ड पीरियड। तो जो हमारा पहला टॉपिक शुरू होता है वो पीरियड 3 है। ये जो क्वेश्चन है कि हमारा ये जो चैप्टर 13 है ये डिवाइडेड है, सबसे पहला मेन टॉपिक है इसमें पीरियड 3 के बारे में, फिर ग्रुप 1A, उसके बाद ग्रुप 2A, उसके बाद ग्रुप 4A, फिर ग्रुप 7A, फिर ये चैप्टर एंड होता है। ये चैप्टर हमारी बुक का सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर है और ऑलमोस्ट 63-64 पेजेस पे कंप्राइजेज है। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है? खुबाब, आमना, मरियम, हेलो बच्चों, आवाज आ जी रही है? सर। चलें, ठीक है। ओके जी, सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये तीनों मेटल्स हैं। सिलिकॉन मेटलॉइड टाइप है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइन और आर्गॉन ये नॉन मेटल्स हैं। रूम टेम्परेचर पे सब के सब सॉलिड होते हैं, मास व क्लोराइन के जो कि गैस है, और आर्गॉन। बॉन्डिंग जो है इसमें आयोनिक है, सोडियम और मैग्नीशियम आयोनिक बॉन्डिंग करते हैं, एल्यूमिनियम आयोनिक और कोवलेंट दोनों कर लेते हैं इंटरेस्टिंगली। और डिटेल आगे हम पढ़ेंगे। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइन और आर्गॉन, इनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। आर्गॉन क्योंकि बॉन्डिंग नहीं करता, इसमें इनर्ट होता है। ऑक्साइड्स, सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, उनमें से सोडियम स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एम्फोटेरिक होता है। सिलिकॉन ऑक्साइड वेरी वीक एसिडिक है। फास्फोरस ऑक्साइड वीक एसिडिक है। सल्फर ऑक्साइड एसिडिक है। क्लोरीन ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कंडक्टर हैं, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइन और आर्गॉन ये इंसुलेटर होंगे। जी, इस स्लाइड पे ये जो इंट्रो इंफॉर्मेशन है इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताएं जी। जी बेटा, एनी डाउट? हमना एक दफा दोबारा रिपीट कर नहीं देंगे? सर। चलें देखें, हमने ये बात की है कि अगर आप देखें ना तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा टॉपिक है पीरियड 3। पीरियड 3 में कौन से एलिमेंट हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइन, आर्गॉन। इसके बारे में है, पहला टॉपिक है अबाउट पीरियड 3। तो पीरियड 3 का मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया पीरियड 3 का, कि पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हैं उनमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये तीनों मेटल्स हैं। फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइन और आर्गॉन ये नॉन मेटल्स हैं। सिलिकॉन मेटलॉइड है। सो नेचर के मुतालिक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ओके, स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सोडियम सॉलिड होता है, मैग्नीशियम भी सॉलिड होता है, एल्यूमिनियम भी सॉलिड है, सिलिकॉन भी सॉलिड फॉर्म में रहता है, फास्फोरस भी सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, सल्फर भी। क्लोराइन बहुत मशहूर है, आपने पढ़ा हुआ है कि क्लोराइन एक गैस है, आर्गॉन एक गैस है। सेकंड पॉइंट में कोई किसी को इशू? खुबाब, खुबाब
क्लियर है बेटा? बॉन्डिंग, सोडियम आयोनिक बॉन्डिंग करता है, मैग्नीशियम आयोनिक बॉन्डिंग करता है, एल्यूमिनियम आयोनिक और कोवलेंट दोनों बॉन्डिंग करता है, सिलिकॉन कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, फास्फोरस कोवलेंट बॉन्डिंग, बाकी सारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तो अंडरस्टूड है, वो कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं। जो इसमें एक्सेप्शनल कैरेक्टर था ना वो एल्यूमिनियम का था कि ये आयोनिक और कोवलेंट दोनों करता है। इसका डिटेल जो है ना आगे टॉपिक में आएगी। ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होते हैं? जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड बन जाता है। जब सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड के बारे में पहले जिक्र करते हैं। सोडियम ऑक्साइड बेसिक, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक, सिलिकॉन ऑक्साइड वेरी वीक एसिडिक, फास्फोरस ऑक्साइड वीक एसिडिक, सल्फर ऑक्साइड एसिडिक, क्लोरीन ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग एसिडिक। ये आपको जस्ट एक इंट्रो मिल रहा है कि जस्ट आपके एक कॉन्सेप्ट पहले से आइडिया बिल्डअप हो जाए। तो इनकी डिटेल कॉन्सेप्ट तो ये टॉपिक्स आएंगे। बॉन्डिंग का अलग टॉपिक है पीरियड 3 की, ऑक्साइड्स का अलग है, तो फिर हम इसको डिटेल में रीजंस के साथ पढ़ेंगे। सो पीरियड 3 के 8 एलिमेंट्स में कौन कंडक्टर है कौन इंसुलेटर है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्योंकि ये तीनों मेटल्स हैं, ये तीनों कंडक्टर हैं। सिलिकॉन मेटलॉइड है तो वो सेमीकंडक्टर है। फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइन, आर्गॉन ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ये इंसुलेटर है। जी खुबाब, अब कोई क्वेश्चन किसी का पीरियड 3 के इंट्रो में? है कोई डाउट खिजर? नो सर, क्लियर। चलें जी, चलें जी आगे जाएं फिर। ओके, आगे हमने बात की थी कि हमने पीरियड 3 की मेन कॉन्सेप्ट्स जो हमने रिव्यू करने थे, ठीक है? तो मरियम बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? मरियम, आयोनाइजेशन सर एनर्जी। जी बेटा। सर वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए होती है। कौन सी स्टेट में? सॉलिड, लिक्विड या गैस? यस 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 यस। हाँ, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, गैस स्टेट में किसी भी एटम को गैसियस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होता है जी हमना? न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक जो सारा डिस्टेंस डिस्टेंस होता है उसे एटॉमिक रेडियस कहते हैं। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है जनाब हारून? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम Sir, the energy, sir, the ability of an atom to attract a a lone pair of electrons. नो नो, लोन नहीं, बॉन्डिंग पेयर या शेयर्ड पेयर Bonding pairs, shared टू pairs. इटसेल्फ, जी। बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल्स में होती है या नॉन मेटल्स में होती है? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल्स पे नेगेटिव चार्ज जाता है ना। ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका मतलब क्या होगा अपना तला? सर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हूँ। बिल्कुल। और पीरियड 3 में कंडक्टर कौन है? सर सर जो आखिरी चार हैं सर। पहले 3 सोडियम, सर मैग्नीशियम सोडियम, और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम। ओके, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है जनाब खुबाब? मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं खुबाब? सर जिसमें एटम उनकी फोर्सेस ऑफ स्ट्रेंथ कम होने लग जाए, मेल्टिंग। ये बताएं कि वो किस स्टेट से किस स्टेट में जाए तो उसे मेल्टिंग कहते हैं, ये बताएं। सर सॉलिड से गैस में। सॉलिड से, वो तो सब्लिमेशन होती है सॉलिड से गैस। सॉलिड से लिक्विड में। सॉलिड से लिक्विड को मेल्टिंग कहते हैं। तो बॉइलिंग किसे कहते हैं खुबाब? सर लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस को बॉइलिंग कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी को कोई क्वेश्चन? सिंपल है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है,
पहले नियॉन के 10 वाली इलेक्ट्रॉन, फिर 3s1। तो सर ये और नियॉन की बात नहीं समझ आई सर। बेटा ये नियॉन ठीक है, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे लिखी हुई है 1s2 2s2 2p6। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना नियॉन की वो ये है 1s2, यानी नियॉन की जगह पे हमने ये लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बन गए? 2 + 2 4 + 6 10 और 3s वाला 11। तो सोडियम का 11 हो गया। मैग्नीशियम में 12 होते हैं। तो पहले नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन, जैसे नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर आगे 3s2। अब समझ आइए बात कि नहीं सर। नियॉन की जगह पे मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितने? 11। 11। एक मिनट, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें, ये जो मैंने अभी लिखा है, तो आप देखें कि 1s2 2s2 2p6 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है। ये जो है ना, जो मैंने बोल्ड किया हुआ है 1s2 2s2 2p6, ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतनी ज्यादा लिखने की बजाय इसकी जगह नियॉन लिख लो, ठीक है? ओह अच्छा समझ आ गया। सही है। और किसी बच्चे को कोई डाउट है इस पेज पे कोई तो बताएं। जी खिजर। क्लियर है सर सर। जी आमना यूसुफ, आपको बेटा। नो सर। जी खिजर, कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं सर, नहीं क्लियर सर है। मैं हूँ। जी सर हारून। ये हम भी इस तरह पेपर वगैरह में इस तरह कर सकते हैं, नियॉन लिख दें बस? हाँ जी, बिल्कुल नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर सकते? ठीक है सर। नहीं। ठीक है, आगे चलें। ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस। सो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। किसी भी एटम के न्यूक्लियस और लास्ट शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है? और एटॉमिक रेडियस जो होता है, इसका ट्रेंड क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। उसकी वजह क्या है? इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कि न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को बड़ा क्विकली या स्ट्रांगली पुल करता है, जिसकी वजह से जो है ना एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। मैं रिपीट करता हूँ ट्रेंड। एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट पीरियड 3 में डिक्रीज होता है। रीजन, क्योंकि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की जो पुल होती है टू अट्रैक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इंक्रीज हो जाती है। तो जो शेल्स होते हैं, जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो न्यूक्लियस के करीब हो जाते हैं, थोड़े से करीब होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और लास्ट शेल का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। दो बातें हैं, एक न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज हो रहा है और एक न्यूक्लियस की तरफ से पुल इंक्रीज हो रही है। ये दो फैक्टर्स की वजह से एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। सिंपल से ये दो पॉइंट्स लिखने हैं। कोई डाउट किसी बच्चे को है? वरना सर? हम नेक्स्ट। जी बेटा बोलें। सर आपने पहले न्यूक्लियर चार्ज की बात की थी, न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर चार्ज, ये मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, एक ही। और दूसरा रीजन? साइज ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता जाता है, फिर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और लास्ट शेल डिक्रीज होता जाएगा। एटॉमिक साइज क्या होता है? न्यूक्लियस और लास्ट शेल के दरमियान डिस्टेंस। ओके, अगर न्यूक्लियस का साइज बड़ा होने लग जाए तो न्यूक्लियस और लास्ट शेल का डिस्टेंस क्या होता जाएगा? कम। तो लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियस साइज इंक्रीज होता है, इस वजह से लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। ठीक है, ठीक है बच्चे, अब आगे चलें। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें, बताएं, दोबारा मैं पढ़ा देता हूँ। खुबाब। सर ये ग्राफ्स वगैरह एक दफा देखने होते हैं या याद करने होते हैं? बेटा देखने होते हैं, ये बार बार रिवाइज होते रहेंगे, ये याद हो जाते हैं। और ये ग्राफ की वैल्यूज नहीं याद करनी होती, ट्रेंड याद करना होता है बस, वो रीजन के साथ। अभी भी किसी को डाउट है तो बताएं एटॉमिक रेडियस के इस पेज पे।
क्लियर है? आगे चलूं मैं? जी बच्चों, डन? अब आप डन है? चलें फिर आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या है? इट इज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे एक होता है लोन पेयर को, लोन पेयर की अट्रैक्शन नहीं, बॉन्डिंग पेयर की या शेयर्ड पेयर की अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। हैदर बेटा समझ आ रही है? जी सर, मैं सुन रहा हूँ ये भी। मैं लेट हो गया था आज। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू दुनिया में कौन से एलिमेंट की है? फ्लोराइन की है और वो 4 है, ठीक है। और सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है इसमें वो सीजियम और फ्रांशियम की। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था लिनस पॉलिंग। और जो स्केल है इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये जो स्केल है ये पॉलिंग स्केल बोला जाता है जिस पे रीडिंग ली जाती है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है क्योंकि नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ग्राफ शो कर रहा है ना, सोडियम की कम है, मैग्नीशियम की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एल्यूमिनियम की और ज्यादा है, सिलिकॉन की और ज्यादा है, फास्फोरस की उससे भी ज्यादा है, फिर सल्फर की उससे ज्यादा। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। रीजन ये है मेन, जितना एटम छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। आप मुझे ये बताएं कि सोडियम और क्लोरीन में छोटा एटम कौन सा है? सोडियम छोटा है या क्लोरीन छोटा है? साइज में क्लोरीन छोटा है। तो जित एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इनवर्स रिलेशन है, याद रखिएगा। एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। दूसरा पॉइंट, ये जो मैंने रेड हाईलाइट किया हुआ है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। ये लेफ्ट टू राइट तीनों हाई होती हैं, ठीक है। आर्गॉन को हम इंक्लूड नहीं करते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड में। उसकी रीजन क्या है कि ये तो बॉन्डिंग तो ये करता नहीं है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कैसे करेगा, ठीक है, तो इसलिए वो इंक्लूडेड नहीं होता। जी हमना सर। जी बेटा। सर आपने ये देखें कि ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज है, तो इनवर्स नहीं, रिलेशन एटॉमिक रेडियस डिक्रीज है बेटा लेफ्ट टू राइट। हाँ ये सॉरी, देख, डिक्रीज है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। सही हो गई बात? जी सर, क्लियर हो। चलें, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड ना, वो कहते हैं जी, as you go across the period bonding electrons are same, so screening effect का कोई effect नहीं होता क्योंकि number of shell left to right same रहते हैं। मगर वही बात लिखी हुई है कि atomic size decrease होता जाता है, इस वजह से electronegativity increase होती है। ये जो रीजन है ट्रेंड की, मैं एक सवाल पूछूंगा सादा सा। सवाल ये है कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, व्हाई? आंसर है लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। सिंपल, ठीक है। सवाल सीधा सा, जवाब बिल्कुल सीधा सा देना है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों इंक्रीज हो रही है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर बनेगा लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इसलिए। अब अगला सवाल, लेफ्ट टू राइट क्यों, एटॉमिक साइज कैसे अफेक्ट करता है? उसकी रीजन ये लिखी हुई है, ये जो रेड किया हुआ है, एज यू गो फ्रॉम सोडियम टू क्लोराइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स स्टेडीली इंक्रीजेस सो अट्रैक्ट्स द बॉन्डिंग पेयर मोर क्लोजली, ठीक है। जरा अजान हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, अब हम आज के टॉपिक से वो पिछला रिव्यू कराना जरूरी था। फर्स्ट डे था, सबको समझ नहीं आया हुआ का, इसलिए रिव्यू किया। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई फर्क कर सकता है? कौन सी प्रॉपर्टीज को फिजिकल कहते हैं और कौन सी को केमिकल कहते हैं? जी बच्चे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ये होगी कि जिस तरह हम फिजिकली किसी एलिमेंट को उसकी स्टेट चेंज कर देते हैं या कुछ मतलब कर देते हैं, लाइक हीट करने से या कुछ इस तरह। चलें, कोई और बंदा?
सर ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है सर। बिल्कुल सही है। और कोई बंदा, और कोई और? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज है। नहीं, फिजिकल की बातें करें ना। डेंसिटी अच्छा, जो होती है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसका कलर जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसका ऑर्डर, टेक्सचर, हाँ टेक्सचर उसका स्मूथ है या रफ है, उसकी जो शेप होती है क्यूबिक है, हेक्सागोनल है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, अब हम पीरियड 3 की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, सिर्फ पीरियड 3 के। पीरियड 3 में कितने एलिमेंट हैं हम ना? 8। 8, बिल्कुल सही। तो अब जरा ये आप देखें तो पीरियड 3 की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले बुक वाला कहता है जी स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में जानना जरूरी है। वो हम क्योंकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो जरा क्विकली देख लें कि पहले 3 एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये मेटालिक होते हैं। ठीक है, ये मेटल्स हैं। सिलिकॉन जो है वो जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर बनाता है, हालांकि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का भी जॉइंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन का भी जॉइंट स्ट्रक्चर है। जॉइंट स्ट्रक्चर का मतलब आता है जी बिग स्ट्रक्चर, जॉइंट बिग को कहते हैं। ठीक है, फास्फोरस, सल्फर और क्लोराइन दे आर सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, और आर्गन मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। हल्के से मॉलिक्यूल तो नहीं कहना चाहिए, मोनोएटॉमिक है बस उसको, क्योंकि मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम है, ये कोई आपस में बॉन्डिंग ही नहीं करता। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ओके जी, 3 मेटालिक स्ट्रक्चर, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ऑल हैव मेटालिक स्ट्रक्चर, तीनों मेटल्स हैं। अब जरा एक और चीज, इन सोडियम ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम इज इन्वॉल्व इन मेटालिक बॉन्डिंग द सिंगल 3s इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ आई कि सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से वाला था, कौन से शेल में? अगर आप इधर आए ना, ये देखें कि सोडियम में जो 3s वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना वो एक होता है। तो यहां उसने बात की है बेटा कि इन सोडियम ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम इज इन्वॉल्व इन मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, इन मैग्नीशियम बोथ ऑफ इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जरा चेक करें तो आखिरी शेल में 3s2 है। ठीक है, 3s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें उसमें कहा है इन मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, और एल्यूमिनियम में बेटा कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। सोडियम इज 8 क्वाड, ये पहला हो गया, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया। उसके बाद सोडियम 8 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर है। 8 कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है कि सोडियम के हर एटम के इर्द गिर्द 8 सोडियम के एटम जुड़े होते हैं, ये तरतीब होती है। जबकि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम 12 कोऑर्डिनेटेड है, दोनों की शेप्स डिफरेंट है। कोई बस इसको ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आ जाता है जी सिलिकॉन। सिलिकॉन का जॉइंट स्ट्रक्चर है, ये मैंने राइट साइड पे बनाया भी हुआ है, ये दिखाया हुआ है। जॉइंट मीन बिग। अच्छा, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसके हैं जी? सिंपल नीचे बना हुआ है जी फास्फोरस। फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 4। फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 4। सल्फर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 8। क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2। आर्गन वाले में 1। किसी को कोई इसमें डाउट है जी बेटा? और जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये बात हम पढ़ चुके हैं। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, पहला पॉइंट है, दे आर ऑल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस एज यू गो फ्रॉम सोडियम। कल मैंने एक सवाल पूछा था, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन तीनों में से गुड कंडक्टर कौन सा है? कौन सा है बेटा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। उसकी रीजन क्या है? हाँ, उसकी रीजन ये नीचे लिखी हुई है कि उसमें ज्यादा डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम में कितने डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। और मैग्नीशियम में 2। और सोडियम में 1। ठीक है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का क्या मतलब होता है? नॉट द वेरी गुड कंडक्टर, नॉट द इंसुलेटर। ठीक है, अच्छा, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइन, आर्गन। फास्फोरस का पी छोटा है, ये बड़ा होना चाहिए।
कोई इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता? बिकॉज दे आर नॉन मेटल एंड दे डू नॉट हैव डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ये मॉलिक्यूल है, ये शेयरिंग करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करते, इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये इस वजह से कंडक्टर नहीं होते। हाँ जी, अभी कोई डाउट है किसी को इसमें? इस पेज में कोई डाउट है? समरी इसकी ये है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मैंने ऊपर रेड किया हुआ है। फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इन तीनों में किसमें होते हैं? एल्यूमिनियम में। इस वजह से एल्यूमिनियम इज द बेटर कंडक्टर देन मैग्नीशियम विच इज बेटर देन सोडियम। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, और फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइन, आर्गॉन ये नॉन मेटल हैं, ये इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और इस वजह से जो है ना ये इंसुलेटर है। सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे। आउटर मोस्ट शेल में electrons। होते हैं, और वो मेटल्स में यूजुअली होते हैं डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं होते। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, लेफ्ट टू राइट। सोडियम का थोड़ा, मैग्नीशियम का हाई, एल्यूमिनियम का हाई, सिलिकॉन का इससे भी हाई होते हैं, इन्होंने गलत बनाया है। तो लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होता है सिलिकॉन तक, फिर डिक्रीज होता है फास्फोरस का, सल्फर का उससे ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन का फिर कम होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बड़े गौर से इस ग्राफ को देखें। सोडियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, मैग्नीशियम का उससे ज्यादा है, एल्यूमिनियम का उससे भी ज्यादा है, सिलिकॉन का उससे भी ज्यादा है, एक्चुअली इन्होंने सही नहीं बनाया। और फिर फास्फोरस का कम होता है, सल्फर का फिर ज्यादा हो गया। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइन, आर्गॉन, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ओवरऑल कम है, इनके ज्यादा हैं। तो इसका मतलब, अब आप बताएं, कोई बच्चा ये मुझे बता सकता है फास्फोरस का कम है तो सल्फर का ज्यादा क्यों है? मैं आपको हिंट खोल के दिखा देता हूँ, इस शेप को देखें और आंसर बता दें। फास्फोरस का कम है और सल्फर का ज्यादा क्यों है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट? सल्फर में मॉलिक्यूल ज्यादा है। एटम ज्यादा है एक मॉलिक्यूल में। वेरी गुड, शाबाश। इस वजह से यही रीजन है, जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सल्फर का, अच्छा अब सिलिकॉन का बहुत ज्यादा क्यों है, उसकी भी वही रीजन है, ये लिखी हुई है, जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। इसमें इतने ज्यादा बॉन्डिंग होती है कि उसको तोड़ने के लिए अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए होता है। यही रीजन हैं जी। फास्फोरस में 4 एटम्स होते हैं, उनके दरमियान वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस हैं। सल्फर में 8 होते हैं, तो उसकी वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं, बॉन्डिंग ज्यादा हो जाती है। ठीक है, क्लोराइन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, उसका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। आर्गॉन में वैसे ही एक एटम होता है, उसकी वॉन डेर वाल्स फोर्सेस तो वीकेस्ट होती है। ठीक है, ये डायग्राम आपको हेल्प करती है समझने में। जी समझ आई बातें? जी बच्चों, पूछें जी आप सर। क्वेश्चन, पूछें क्वेश्चन।